आतंक को संरक्षण देने वाला पाकिस्तान बौखला सा गया है, इसलिए अब वो एक नई चाल पर है। खबर यह भी कि आईएसआई अब इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जो कि आईएसआई का पूरा नाम है, बांग्लादेश और पाकिस्तान में इन टेररिस्ट को ट्रेनिंग देने के लिए बुला रहा है। यानी टेरर रूट बदला है और पाकिस्तान का ये रूप एक बार फिर सामने आया। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस आतंकियों और मुस्लिम कट्टरपंथियों को खुला सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान से यारी बढ़ रही है तो पाकिस्तान के टेररिस्ट भी बांग्लादेश जाकर वहां के लोकल टेररिस्ट के साथ मिलकर सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट से पहले अक्टूबर में एक बैठक होने की खबर सामने आई। दूसरी तरफ हाफिज सईद की भी नई चाल सामने आई है। एक वीडियो वायरल है जिसमें लश्कर के कमांडर सैफुल्लाह कह रहा है कि हाफिज चुप नहीं बैठा है और वो बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमले की तैयारी कर रहा है। इन सबके बीच आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दो टूक कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर था, मतलब इंडियन आर्मी 2 कदम यानी आतंकिस्तान खत्म। एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। टेरर रूट बदला, पाकिस्तान में जलजला। टेरर का नया वेश, कश्मीर टू बांग्लादेश। इरादा नापाक, ट्रेनिंग इन बांग्लादेश पाक। आतंकियों को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान नए बांग्लादेश को लेकर चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। जब कश्मीर में आतंकियों की कमर तोड़ दी गई तो अब खबर है कि आतंकियों की ट्रेनिंग पाकिस्तान और बांग्लादेश में हो रही है। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर और दिल्ली में लाल किले के पास विस्फोट के बाद कई और तथ्य सामने आए हैं। रक्षा मामलों के जानकार बताते हैं कि आईएसआई भारत में आतंकवाद के लिए अब आतंकियों की भर्ती कश्मीर में करने की बजाय पाकिस्तान और बांग्लादेश में करने लगी है। ऐसा केंद्र सरकार की घाटी में बढ़ती कार्रवाई के बाद किया जा रहा है। इंडियन आर्मी के सेंट्रल कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ रहे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल रविंद्र प्रताप शाही का कहना है कि कश्मीर में इंडियन आर्मी और सुरक्षा बलों की सख्त निगरानी के कारण आतंकियों का लोकल रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रहा है। ऐसे में उन्होंने अब नया पैंतरा अपनाते हुए आतंकियों को बांग्लादेश और पाकिस्तान में बुलाकर प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। ये पिछले दिनों की चल रही जांच में सामने आया है। वर्ष 1983, 85 और 1994-95 तक कश्मीर के अनंतनाग, पहलगाम और राजौरी में तैनात रहे लेफ्टिनेंट जनरल आरपी शाही दिल्ली ब्लास्ट कनेक्शन को लेकर कहते हैं कि संभव नहीं है कि महज 3-4 महीने में 3000 किलो विस्फोटक इकट्ठा कर लिया जाए। किसी को शक न हो, इसलिए आतंकी संगठनों ने अपने मंसूबों को साकार करने के लिए डॉक्टरों को चुना। इनके अनुसार अब सेना को एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाने का वक्त आ गया है। लाल किला के नजदीक हुए बम धमाके के मामले में पाकिस्तान के साथ अब बांग्लादेश का कनेक्शन भी सामने आया है। जांच एजेंसियों को इसके सबूत भी मिले हैं। सूत्रों की माने तो लाल किला बम धमाके से पहले बांग्लादेश में एक गुप्त मीटिंग हुई थी। पाकिस्तान आधारित लश्कर-ए-तैयबा कमांडर सैफुल्लाह सैफ ने ढाका में हिज़्ब उल तहरीर के हैंडलरों, प्रतिबंधित अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के सदस्यों, एक विस्फोटक विशेषज्ञ और 2 बांग्लादेशी सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक में हिस्सा लिया था। इसी बैठक में भारत में हमलों के निर्देश जारी किए गए थे। किया था कि तुमने खड़े होने हैं, लेकिन खड़े ना हो सके। अल्लाह की कसम, आज ये पाकिस्तान अल्लाह की नेमत है जिसके अंदर आज इस पाकिस्तान ने अपना रोल अदा करना शुरू किया है। अल्लाह इसको इस्तिकामत के साथ खड़ा करे। अगर तुमने किताब और सुन्नत को पढ़ के तुम जिहाद के ऊपर खड़े हुए, किताब और सुन्नत का, कुरान का 8 सिपारे जिहाद के ऊपर हैं। तुमने अगर इसको इत्तेहाद, ईमान, जिहाद फी सबिलिल्लाह फौज का माटो बनाया है, अगर तुमने जिहाद का सबक पढ़ा है, 10 मई की रात को जब तुम मैदान के अंदर उतरे हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर तुम्हें सुपर ताकत बना दिया है।
अगर जिहाद को छोड़ोगे, किताब और सुन्नत को छोड़ोगे, फिर इंडिया तुम्हारे ऊपर चढ़ा हुआ था, अमेरिका उसके साथ था, ये सब कुछ था। आज वो सारे बैठ गए हैं। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर तुम्हें खड़ा कर दिया है। तुम दो जुमले कहते हो, तुम कश्मीर की बात करते हो, हिंदुस्तान के 200 चैनल चीखना शुरू हो जाते हैं। अल्लामा इब्तिसाम अली ज़हीर बांग्लादेश के अंदर गए हैं, जब उन्होंने कश्मीर की बात की है, वो बसती बंगाल जो हमसे छीना गया था। सूत्र बताते हैं कि अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में ढाका में यह बैठक हुई थी। सूत्रों का दावा है कि इस मीटिंग से जुड़ी एक टीम नवंबर की शुरुआत में पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई और एबीटी सदस्यों की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले एक घर में रुकी। जांच एजेंसियां पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या पाकिस्तान से कोई विस्फोटक भी दिल्ली एनसीआर में भेजा गया। मेरे ख्याल से ये तो एक बड़ी चेतावनी बन के रहेगी, क्योंकि जब आप स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म या राज्य प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं तो ये हमारे लिए, भारत के लिए बहुत चिंता का विषय बन जाता है। क्योंकि देखिए, हम तो एक उन्नति की बात करते हैं, हम सबको साथ में लेके चलने की बात करते हैं, तो जो भी हमारे काम में रोड़ा अटकाएगा उसके लिए हमें कुछ न कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। इंडियन आर्मी के 2 कदम, पाकिस्तान खत्म। आतंकी कश्मीर में अब ट्रेनिंग की हिमाकत नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ठिकाना पाकिस्तान और बांग्लादेश को बना लिया है, लेकिन आईएसआई की यह नापाक कोशिश कामयाब नहीं होगी और इंडियन आर्मी तमाम आतंकियों को, चाहे वो कहीं भी हो, कुचल कर रख देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। भारत की तरफ से आपने देखा, भारत के जो थल सेना अध्यक्ष हैं उन्होंने बयान क्या दिया कि हम सबको इंक्लूसिवली एक साथ लेकर आगे चलने में यकीन रखते हैं। डेवलपमेंट सबका हो, सब आगे बढ़े, इसमें कोई छूटे नहीं, लेकिन अगर इसके रास्ते में किसी भी तरह का कोई रोड़ा अटकाने की कोशिश करेगा तो फिर इंडियन आर्मी को उसका रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। क्या ये जो तनाव है, क्या ये जो टेंशन है, ये भारत पाकिस्तान तक सीमित है या फिर जैसा हम कह रहे हैं अब एक दूसरा महाज, दूसरा फ्रंट बांग्लादेश के फॉर्म में खुलता हुआ दिखाई पड़ रहा है? ताज़ा शेख हसीना को मौत की सज़ा सुनाई गई है। शेख हसीना भारत में हैं और उसको लेकर बांग्लादेश ने भी अब ये कहा है कि उन्हें वापस किया जाए। कई चीज़ें हैं जिस पर हम इस पूरे टॉपिक को रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आरजू काज़मी मेरे साथ जुड़ रही हैं, जर्नलिस्ट पाकिस्तान से। आरजू, बहुत स्वागत है आपका वक्त निकालने के लिए। और शोएब चौधरी मेरे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट ब्लिट्स के एडिटर बांग्लादेश, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शोएब भाई भी एक बड़ी आवाज़ है बांग्लादेश की, जैसे आरजू भी बैलेंस करके चीज़ों को रखती हैं। और आरजू की जो थीसिस है, आरजू की जो तैयारी है, वो कम से कम एक सेलेक्टिवली एक खाने से नहीं होती, उसमें पूरी दुनिया भर की नॉलेज को समाने की वो कोशिश करती हैं और तब वो अपनी बात सामने रखती हैं। आरजू, मैं आपसे ही शुरुआत कर लेता हूँ। जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये एक ऐसा नारा है जो पाकिस्तान में जहाँ कहीं तकरीर दी जाती है और जहाँ कहीं हमको या तो तलहा सईद दिखाई पड़े या और कारी सैफुल्ला दिखाई पड़े या बाकी लोग दिखाई पड़े, वहाँ इस नारे का इस्तेमाल ज़रूर होता है। कहते हैं अल्लाह के रास्ते में ये जिहाद हो रहा है या किया जा रहा है। लेकिन इसमें जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, उसके रोल को आप समझाइए। आपने भी स्टडी किया होगा, मैं आप पर अपनी सोच थोपना नहीं चाहता, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमने जम्मू एंड कश्मीर, जो भारत जो जिस पूरे एरिया को एडमिनिस्टर कर रहा है इस वक्त, वहाँ पर चीज़ों को देखा है, सेटल डाउन होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन अब बांग्लादेश से एक फ्रंट खुल रहा है, एक फ्रंट बहावलपुर से ज़रूर खोलने की कोशिश हो रही है, जो बयान हमने सुनवाए। क्या है, मुझे समझाइए ये जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये और आईएसआई और ये पूरा ये गठजोड़। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। और बिल्कुल जैसे आपने बात की, पाकिस्तान में हमेशा से रिलीजन के नाम पर जो है वो बात की जाती है, या रिलीजन के नाम पर लोगों को कहा जाता है कि जी कभी भारत के साथ हमारी दुश्मनी है, या कभी किसी चीज़ के लिए भी मिसयूज़ ऑफ रिलीजन जो है
वो मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा किया जाता है। और शायद इसी वजह से आपने जहाद का भी नाम लिया और कई दूसरी बातों में भी आप गए। लेकिन इस वक्त भी ऐसा ही कुछ है कि इस वक्त अगर हम देखें कि जो जॉर्डन के आई थे किंग पाकिस्तान, उनको भी यही बताया गया कि जी हम जो है वो एक इस्लामिक फोर्स हैं और हमारे साथ आप आर्मी ऑफ द जुड़िए। और गॉड। जी हाँ, बिल्कुल इस तरह की बातें जो की जा रही हैं, मेरा ख्याल है कि वो अब आज के ज़माने में नहीं करनी चाहिए। और अब लोग उससे ना तो इम्प्रेस होते हैं, ना ही उस तरफ जाना चाहते हैं। इस वक्त लोग काफ़ी हद तक जो है वो अपने आप को एक कह लीजिए मॉडर्न वर्ल्ड के साथ चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें बार बार घसीट के उधर ही ले जाया जा रहा है। आपको शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन आज सुबह से हमारे यहाँ एक टेररिस्ट है या कौन है उसको दिखाया जा रहा है, जो कि टीटीपी का पहले मेंबर था। और वो बार बार ये बता रहा है, मतलब उसका नाम भी एहसान उल्लाह बताया जा रहा है। और वो ये कह रहा है कि जी टीटीपी वाले या फिर या फिर अफगानिस्तान में उसको बहुत गलत सिखाया जा रहा था रिलीजन को लेकर भी, बाकी चीज़ों को के साथ भी। और उसका कहना है कि जी अब वो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान की फोर्सेस जिस तरीके से उसको नमाज पढ़ना सिखा रही हैं, कुरान बता रही हैं, वो शायद उसने पहले कभी नहीं सीखा। तो ये तमाम चीज़ें देखकर यकीनन इस वक्त एक सेंसिबल पाकिस्तानी जो हैं वो शायद सर ही पीट रहे होंगे कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, और हम अभी तक वहीं पे अटके हुए हैं और उसी किस्म की बातें कर रहे हैं जिसका हमेशा हमें नुकसान हुआ है। और इस वक्त भी आपको यही कुछ देखने को मिल रहा है। और जो आपको माइंडसेट किसका स्टक दिखाई पड़ता है, मैं ओपनली आपका जवाब जानना चाहता हूं। मैं बार बार ये इस बात को यूं रिपीट कर रहा हूं कि हमारे जो लोग देख रहे हैं इस वक्त, मुझे आपको जाहिर तौर पर पूरी दुनिया में आपकी कहीं ज़्यादा फैन फॉलोइंग हुई, लोग आपको सुनना चाहते हैं, अलग अलग इश्यूज़ पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं। और जो हमें ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स अच्छी तरीके से याद है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यूएन में जाकर ये बात कही थी। आज तक इतना वक्त बीत गया, लेकिन ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान ने इस एक लाइन को कहीं कारपेट के नीचे रखा है लेकिन मिटाया नहीं है। क्या पाकिस्तान अब भी ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स के हिसाब से चल रहा है, जो हालात लगातार पैदा होते रहते हैं, या आपको लग रहा है कि यहां भारत का माइंडसेट ज्यादा स्टक है? नहीं, मुझे लगता है कि अभी तक शायद उस माइंडसेट के साथ तो नहीं जाया जा रहा। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर हम अफगानिस्तान की बात करते हैं, जहाँ से हमें तकरीबन हर रोज़ ही अटैक्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं, तो उसके बारे में अगर यहाँ के फोर्सेस और यहाँ की गवर्नमेंट बात करे तो लोगों में उतना जोश या जज्बा नहीं आता जितना कि हम अगर ये बताएं कि भारत हमारा दुश्मन है या भारत हमें अटैक करना चाहता है, भारत हमें नुकसान पहुंचा रहा है। यहाँ तक कि अगर हम अफगानिस्तान के अटैक के अंदर भी अगर हम भारत का चूरन ना बेचें तो शायद लोग वो भी ना सुने। इसीलिए शायद आपने देखा होगा कि फितनउल हिंदुस्तान और इस तरह के नाम रखे गए, ताकि वहां पर भी, हालांकि वो अफगानिस्तान की बात है, उसमें हिंदुस्तान का क्या लेना देना, लेकिन तब भी हमारे लोग जो हैं वो अभी तक 78 ईयर्स में भी शायद उस चीज़ से नहीं निकल पाए कि जिसमें हमें ये पढ़ाया गया, यानी मेरी जनरेशन ने तो डेफिनेटली पढ़ा है कि भारत हमारा दुश्मन है और भारत हमें खा जाना चाहता है। और इस किस्म की बातें जो हमें बताई गई, उसमें से शायद हम निकल नहीं पा रहे, या हमें कोशिश की जा रही है कि ना निकलें तो ही अच्छा है, क्योंकि इससे कई लोगों का फायदा है। और वो कौन लोग हैं उन्हें आप जानते हैं। अर्जुन, इससे पहले कि मैं शोएब भाई का रुख करूं, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के ईस्टर्न साइड में जो आपका हमसाया मुल्क, जैसे ऐसे ही वर्ड का इस्तेमाल होता है भारत को लेकर, सोच क्या है भारत के साथ? क्या भारत के साथ लड़ने को तैयार बैठी है पाकिस्तान की पब्लिक, मोस्ट ऑफ द रेडिकल जो बना दिए गए हैं, या आर्मी, या फिर उनको ये लगता है कि अगर यहां से अगर भारत के अंदर हम उन लोगों को जिन्हें नॉन स्टेट एक्टर कभी कहा जाता था, उन्हें जितना ज्यादा भेजेंगे उतना ही हमारे लिए ठीक होगा? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी लंबी जंग के लिए तैयार नहीं है, ना तो पब्लिक चाहती है और ना ही शायद जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो चाहती है, ना गवर्नमेंट। लेकिन ये भी चाहते हैं कि हल्का हल्का कुछ लगा रहे, कुछ थोड़ा बहुत चलता रहे सिलसिला। और ये ना लगे कि बहुत अमन हो गया है, बहुत एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, या सारी दुश्मनी खत्म हो गई। ये इम्प्रेशन भी देना नहीं चाहते, या शायद उस तरफ भी नहीं जाना चाहते। ये चाहते हैं थोड़ी बहुत लड़ाई रहे, थोड़ा बहुत झगड़ा रहे, चाहे वो पॉलिटिशियंस को ले लीजिए या किसी को ले लीजिए कि सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक हो, लेकिन ये चीज़ सिलसिला चलता रहे। ये इसको ख़त्म करने के लिए तैयार दिखाई नहीं देते। और अगर इन्होंने इसको ख़त्म किया तो आप जानते हैं कि बहुत से लोगों का जो बिजनेस है वो बंद हो जाएगा।
इसलिए शायद ये चाहते हैं कि ये सिलसिला चलता रहे और साथ साथ अटेंशन भी अफगानिस्तान की तरफ से डाइवर्ट करानी है, इसलिए कि अफगानिस्तान कंट्रोल में नहीं आ रहा। अफगानिस्तान बॉर्डर पे बहुत टेंशन है, बलूचिस्तान में बहुत टेंशन है, ये बात सभी जानते हैं। और वहां से अटेंशन डाइवर्ट कराने की सिर्फ एक ही तरकीब इनके पास है, और वो ये कि बार बार भारत की तरफ इशारा किया जाए और भारत के साथ कोई ना कोई टेंशन ऐसी बना के रखी जाए जिससे आपकी तरफ से भी कोई ना कोई स्टेटमेंट आ जाए, वो भी इनके फेवर में चला जाता है। वही मैं समझ पा रहा हूं। यानी यानी इस टेंशन को बरकरार रखने के पीछे अलग बात है। हालांकि पाकिस्तान इस वक्त 27th अमेंडमेंट को लेकर ज्यादा परेशान है। एंड आई एम सरप्राइज कि सुप्रीम कोर्ट के दो ऐसे जजेस ने जिन्होंने एक साथ कभी एक लॉ फर्म शुरू की थी, उसके बाद वो सीनियर जस्टिस बने, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हाई कोर्ट के जस्टिस ने इस्तीफा दे दिया, वकील हड़ताल पर चले गए। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट जिस चूरन शब्द का इस्तेमाल आपने किया वो अच्छा बना रही है, इसलिए बेच रही है। मैं शोएब चौधरी आपका रुख करना चाहूंगा। आज बांग्लादेश में बहुत कुछ हुआ है शोएब, और पिछले कई दिनों से हम कई चीजें ऐसी देख रहे हैं जहां पर ऐसा लग रहा है कि 1971 में जो कुछ हुआ था, जो 30 लाख लोगों को मारा गया था, मैं टिक्का खान की बात नहीं कर रहा, मैं याया खान की बात नहीं कर रहा, एक पूरी बैटरी थी जो 3 लाख लेडीज के साथ सबसे बुरा काम जो उनका रेप किया गया था। ऐसा लग रहा है बांग्लादेश भूल गया है और बांग्लादेश एक फ्रंट बनने के लिए तैयार है। क्या यही आपको भी नजर आ रहा है कि एक चीज पाकिस्तान में हुई जब पीटीआई के दौर में वहां पर पाकिस्तान में कमांडर के घरों पर हमले हो गए, उसके बाद श्रीलंका जाते हैं, उसके बाद घूम के आप इधर आइए बांग्लादेश और फिर नेपाल, यानी हर कहीं एक प्रोटेस्ट हो चुका है जिसने उखाड़ फेंका किसी ना किसी को। बांग्लादेश कहाँ है शोएब भाई? बहुत बहुत धन्यवाद राजीव भाई आपको, और लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी साहब को नमस्कार, और पाकिस्तान की बुलंद आवाज आरजू जिमी जी को हमारा सलाम। देखिए, बांग्लादेश अभी हाईजैक होगी। पिछले साल जिहादी तख्ता पलट के बाद पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ये मिलजुल के बांग्लादेश को हाईजैक किया, जैसे पाकिस्तान को भी पाकिस्तानी आर्मी ने हाईजैक किया। बांग्लादेश में अभी देखिए, पाकिस्तानी जो आर्मी है इनके पास, आप जिहाद की बात कर रहे थे, पाकिस्तानी आर्मी के लिए जिहाद है एक एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड को यूज करके वो नार्को जिहाद करते हैं, और नार्को जिहाद के नाम पाकिस्तानी सारी के सारी आर्मी ऑफिसर जनरल और बिलियनियर्स हो रहे हैं। एक तरफ से पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क, दूसरी तरफ ये बिलियनियर आर्मी ऑफिसर, क्योंकि ये ड्रग ट्रेड में है। दूसरी तरफ ये पाकिस्तान ये खुद आतंकवाद ही फैलाते हैं दुनिया में, और बाद में वो अमेरिकी और यूरोपियन स्टेट्स के, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि वो उनके लिए डर्टी वर्क करते, डर्टी वो खुद बनाते हैं, बाद में इसको सफाई के काम भी वो लेते हैं। अभी बांग्लादेश की बात जो आप कर रहे हैं, आज आपने बता दी शेख हसीना जी के खिलाफ सजाए मौत की राय सुनाई जी, और बांग्लादेश में अभी वायलेंस चल रहे सारे बांग्लादेश में। ये है एक बहाने थे, क्यों कि यूनुस ने ये बांग्लादेश में जब ये बहुत ही टर्बुलेंट सिचुएशन आज है, उसी वक्त अंधेरे में एक 5 स्टार होटल में बैठ के हमारे जो लालदिया टर्मिनल्स है, ये लालदिया टर्मिनल्स को एक डेनिश कंपनी का नाम है एपीएम टर्मिनल्स, ये एपीएम टर्मिनल्स को दे दिया। जैसे पाकिस्तान में भी ऐसे होता है, ये लोगों की अटेंशन को दूसरी तरफ डाइवर्ट करके वो बिजनेस से ले लेते हैं मिलिट्री ऑफिसर। अभी आइए आतंकवादी के बाद, देखिए अभी जो भारत के न्यू दिल्ली में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जैश ए मोहम्मद, आप भी जानते हैं, हमारे आदरणीय लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी साहब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आरजू कादमी जी भी जानते हैं कि इसके पीछे सिर्फ जैश ए मोहम्मद नहीं, इसके पीछे इसके बांग्लादेशी काउंटर पार्ट भी है। और मैं और भी एक बात कहता हूँ, मैंने उसाना फाउंडेशन में एक आर्टिकल लिखा कि लश्कर तैयबा, जैसे आपने हाफिज सैफुल्लाह साहब की बात कर रहे थे, ये सैफुल्लाह साहब ने जब धमकी की थी, उसी वक्त बांग्लादेश में इब्तिसाम इलाही जाहिर, ये हाफिज साहब के सहयोगी है बांग्लादेश में से, और इन्होंने कह दी कि नेक्स्ट अटैक वो बांग्लादेश की मिट्टी को इस्तेमाल करके करेगा। और मैंने जो आर्टिकल लिखा उसाना फाउंडेशन में, उसमें मैं क्लियरली बता दी कि 26 जनवरी लश्कर तैयबा भारत के पश्चिम बंगाल में दो टेररिस्ट प्लॉट के लेके एडवांस कर रहे हैं,
और ये करने की कोशिश करे, अभी करेगा नहीं, कर नहीं सकेगा, वी विल एक्सपोज एवरीथिंग। सो पाकिस्तान क्या कर रहा है? बांग्लादेश को एक तरफ से नार्को टेररिज्म की तरफ ले जा रहे हैं। बांग्लादेश, आप फिर से कहता हूँ, बांग्लादेश नहीं, यूनुस की तानाशाही और इसमें जितने तो यूनुस तो नोबेल लॉरेट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो बहुत कुछ चीजें जानते हैं, क्या वो नहीं। समझ नहीं पा रहे हैं कि वो यूनुस- यूज्ड हो रहे हैं? यूनुस कभी भी इकोनॉमिस्ट थे नहीं, ही इज अ फ्रॉड। ये दुनिया को उल्लू बनाया। देखिए 2007 में जब उसने नोबेल अवार्ड लिया, उस वक्त उसने कहा 12 साल में गरीबी को म्यूजियम में भेजा है गरीबी। ही इज अ फ्रॉड, ही इज अ हैबिचुअल लायर, शुगर कोटेड लाइफ। ये दूसरी बात जो है, देखिए कि बांग्लादेश में ये जो यूनुस, इसके लोग जिहादी इस्लामिस्ट एंड पाकिस्तानी आईएसआई, पाकिस्तानी आर्मी सब मिलजुल के बांग्लादेश को लूट रहा है, बंगाली को लूट रहा है। हमने 30 लाख की जो हमारे जो सेक्रीफाइस बुलाने की, इसका पर्पस क्या आपको लगता है? बहुत शॉर्ट में जल्दी से बताइए, मैं लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी का रुख करूंगा। इसका पर्पस क्या लगता है? भारत को 3 फ्रंट वॉर में उलझाना? नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मगर मैं एक छोटे भी शब्द में एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो जितने हरकतें कर रहे हैं, इट विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय इंडिया एंड बांग्लादेश एंड पाकिस्तान को। जैसे 71 में हम लोगों ने मिलके सबक सिखाए थे, फिर और एक सबक सिखाने की वक्त आ गई। ठीक है, मैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी को अब डिस्कशन में ले आना चाहूँगा। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी, आपने अभी आरजू को भी सुना, आपने शोएब चौधरी को भी सुना। मैं दरअसल दोनों ही एस्टीम्ड जर्नलिस्ट से ये जानना चाहता था कि दोनों ही रेस्पेक्टिव कंट्रीज़ में माइंडसेट क्या इस वक्त चल रहा है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैंने सुना जनरल साहब को आर्मी के, उन्होंने कहा कि अगर इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ कोई जाने में रोड़ा अटकाएगा तो इंडियन आर्मी को फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या इंडियन आर्मी इस बात को समझ रही है या समझ चुकी है कि अब चीज़ें पाकिस्तान की जहाँ तक बात करें तो आईएसआई के हाथ में उतनी नहीं है जितना टेररिस्ट के हाथ में है? बांग्लादेश में भी वही स्थिति है। ये ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स की जो स्टोरी है, जो मैंने अभी सुनवाया भी आपको, शायद तलहा सईद था, उसका भी कहना था कि जिहाद फी सबीलिल्लाह, यानी जिहाद करने के लिए तैयार होना होगा और उसे भूलना नहीं होगा। तो क्या हम ये माने कि डिस्पाइट सेइंग कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी डेल्ट एज एन एक्ट ऑफ वॉर, ये चीज होने वाली है? राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आरजू जी और चौधरी साहब दोनों को मेरा सलाम। दोनों ही अपने अपने देश के बहुत बैलेंस्ड एनालाइज करते हैं हर चीज को, और भावुक होकर के बात नहीं करते हैं। और मैं कहूंगा कि अगर हम पाकिस्तान को पहले देखें, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों पड़ोसी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये पड़ोसी हम 1947 से है और पड़ोसी को हम बदल नहीं सकते हैं। ये जरूर आपने जो बात कही, टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट, वो फिलॉसफी पाकिस्तान की जनरल जियाउल हक से लगातार ये रही है, इसमें भी कोई शक नहीं। उनका मानना है कि पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है और खासकर उनकी जो फौज है, उनका हेट इंडिया, भारत के तरफ जो नफरत के तौर से उनको देखा जाता है, तो देखते हैं भारत को, क्योंकि उनका एग्जिस्टेंस जो है वो भारत के नफरत के ऊपर ही जिंदा रहता है। उन्हीं की कार्रवाई के कारण जो आज पाकिस्तान में हो रहा है, चाहे बलूचिस्तान में है या खैबर पख्तूनख्वा में है या तहरीक तालिबान पाकिस्तान को लेकर के जिस प्रकार से पाकिस्तान हर हमेशा अफगानिस्तान को इसका गुनाहगार समझता है कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को पनाह देता है, ऐसी बात नहीं है। दोनों की आइडियोलॉजी जरूर एक है, लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की फौज ने ही खड़ा किया था। और आज अगर उन्हीं को वो उनके बरखिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि लाल मस्जिद में जो उनके साथ मुशर्रफ के वक्त हुआ, उसकी वो आज तक वो जो है उनके साथ जो जैसा भी सलूक किया जा रहा है वो उसी के कारण हो रहा है। अब पाकिस्तान की जो बात है, पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है, पाकिस्तान में दो चीजें हैं। एक पाकिस्तान की आवाम, जिनको इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बड़ी बात, ये जो मजहब है इस्लाम जो है, हर हमेशा पीस की तरफ, यानी कि मजहब, कोई भी मजहब, किसका भी कैसा भी मजहब हो, वो कभी ये नहीं बैर नहीं सिखाता है। अगर बैर सिखाता हो तो फिर उसको मजहब नहीं कहते हैं। तो इस्लाम होने, लेकिन उसमें जो जिहादी
तरह की सोच के जो लोग आए हैं, चाहे वो आईएस के इन्फ्लुएंस में होकर के आए, या अलकायदा के इन्फ्लुएंस में है, या फिर जिस प्रकार से लश्कर तैयबा हुआ या जैश ए मोहम्मद हुआ, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार से लगातार उनके जो अपने 9 बेसिस थे उनको बर्बाद कर दिया गया, जिस प्रकार से मसूद अजहर गड़गड़ा करके रोया कि काश मैं भी अपने परिवार के साथ मर जाता। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है वो सुधरा नहीं। 24 बार IMF ने उसको बेल आउट किया। लेकिन ये जो सोच है, ये जो जिहादी सोच है, ये जो रेडिकलाइजेशन है, ये जो इंडोक्ट्रिनेशन है, आज की तारीख में पाकिस्तान के अंदर 6 लाख मदरसे हैं, 6 लाख, और 2,90,000 स्कूल है। तो अगर आप समझ सकते हैं किसी भी देश में अगर इतने ज्यादा मदरसे और स्कूल की जो तादाद है जो सिर्फ 2,90,000 है, तो आप समझ सकते हैं कि कौन उनको पैसा दे रहा है, कौन फंडिंग कर रहा है। ये तो रही पाकिस्तान की बात। अब पाकिस्तान पे जो अपनी जो तार है हर हमेशा इनके साथ जुड़ी रहती है। उनका कहीं ना कहीं पर कश्मीर को लेकर के शुरू से एक मुद्दा रहा है कि नहीं, वो मानने को तैयार नहीं कि कश्मीर जो है 26 अक्टूबर 1947 में जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन दस्तखत किया गया, उसके बाद कश्मीर का पूरा अपने पास आया नहीं, तो क्योंकि 15 अगस्त को हो जाता। लेकिन 15 अगस्त से लेकर के 26 अक्टूबर 1947 तक हुआ, क्योंकि 22 अक्टूबर को जिस प्रकार से पाकिस्तान ने कार्रवाई शुरू की अपने कबालियों के द्वारा, अपने एक्स सर्विसमैन के द्वारा, अपने फौजियों के द्वारा, और जो हम आज तक हम उसके लिए भुगत रहे हैं। तो ये तो नहीं कहीं पाकिस्तान की बात। अब जहां बांग्लादेश की बात है, बांग्लादेश 1971 के बाद जरूर जिस प्रकार से आजादी एक बंगाली कल्चर, एक भाषा को लेकर के हुई, उसके बावजूद भी जमात का जो वहां पे बोलबाला था, जो दबदबा था, पाकिस्तान के हार के बावजूद भी 93,000 PW थे, उसके हार के बावजूद भी पाकिस्तान ने अपना जो पकड़ है, क्योंकि बांग्लादेश की जो फौज है उसके काफी अफसर वहां पे ट्रेनिंग लेते थे, जियाउर रहमान हुआ, उसके बाद हुए, तो ये जो लगातार सिलसिला चल रहा है। जब अवामी लीग हमेशा सरकार में आई, और जिस प्रकार से शेख हसीना, उसके पहले उनके जो पिताजी रहे शेख मुजीबुर रहमान, तो बांग्लादेश में तकरीबन बैलेंस रहा। कल्चर, बंगाली का, बंगाल का कल्चर, रविंद्र संगीत और भाषा को लेकर के ज्यादा वर्चस्व था। लेकिन जिस प्रकार से जमात को लेकर के और जमात का बोलबाला हुआ, और जैसे बिल्कुल ठीक है चौधरी साहब ने, मोहम्मद यूनुस जो है ही इज लाइक अ वुल्फ इन शीप क्लोथिंग। अब नोबेल लॉरेट तो है, अमेरिका के कहने पर या अमेरिका के इशारों के ऊपर वो बांग्लादेश जरूर बैठे, चाहे वो इलेक्शन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। बांग्लादेश की फौज ने अभी तक कोई भी दखल अंदाजी नहीं दी है, उनके साथ बातचीत हुई है। सर, ऑपरेशन सिंदूर का पॉज हटेगा कि नहीं हटेगा, आपका एनालिसिस क्या कहता है? ऑपरेशन सिंदूर का पॉज हटेगा कि नहीं हटेगा? देखिए, ऑप सिंदूर को लेकर के ही पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त एक तरीके से मैं कहूँगा बौखलाहट सी है, उनको लग रहा है। लेकिन अब जो पाकिस्तान में जिस प्रकार से ट्रंप के साथ वो बार बार बोलते हैं माय बेस्ट फ्रेंड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, कहते हैं शहबाज शरीफ को आसिम मुनीर बार बार अपने साथी लेकर के घूमते हैं, तो उनको एक लगी से लग रहा है कि उनकी हौसला अफजाई हो रही है। नहीं, वो तो सही है, वो तो दिख भी रहा है। उस बारे में सर मुझे लगता है कि आरजू भी मेरी बात से एग्री करती होंगी। ये 27th अमेंडमेंट ने जो ताकत दे दी है, उससे जुडिशरी पागल हो गई है। पागल, या मैं और रेस्पेक्टेड शब्द का यहाँ इस्तेमाल करूं तो जुडिशरी बहुत हद तक परेशान हो गई है कि ये आखिर क्या किया गया है पाकिस्तान में, और उसको ही लेकर जजेस इस्तीफा दे रहे हैं, वकील हड़ताल कर रहे हैं। लेकिन आरजू, मैं आपका ही रुख करता हूं। आरजू, क्या ये सही मायने में अब पाकिस्तान, क्या आपको फ्रेगमेंट्स में दिखाई पड़ता है, जहां सिंध अलग है, बलूचिस्तान अलग है, KPK NWFP अलग पूरा हिस्सा जा रहा है, POK को अलग डील किया जा रहा है, और पंजाब अलग डील हो रहा है? और इस हालत में जब जब एस्टेब्लिशमेंट को यह लगता है कि दिक्कतें आती हैं, तो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स का चूरन फिर बेचना शुरू कर देता है, जिसमें सबसे बड़ा रोल जैश ए मोहम्मद या लश्कर निभाते हैं। अर्जु, अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आप सुन जी, पा रहे हैं? आप सुन पा रहे हैं जी, मैं ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान में भारत को लेकर तो हमेशा ही एक नेगेटिव कमेंट्स या नेगेटिव बात ही की जाती है, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पर हो या कहीं भी। तो इसलिए इस चीज़ को तो मेरा ख्याल है हम हमेशा से ही देखते आ रहे हैं। लेकिन बाकी चाहे आप बलूचिस्तान कह लीजिए, चाहे KPK कह लीजिए, सब जगह पर इस वक्त बहुत ज़्यादा
हालात जो है वो ख़राब हैं। ये और बात है कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया उसको दिखा नहीं रहा। अगर वो दिखाएं तो आपको सही सूरत हाल पता लगे, लेकिन वो बात जो है वो छुपाई जा रही है। जहाँ तक जजेस की बात है या 27 अमेंडमेंट की बात है, तो आप मुझे एक बार बता दीजिए कि कब पाकिस्तान में कोई नॉर्मल चीज़ हुई है, या जो नॉर्मल कंट्रीज में जो कुछ होता है वो कब पाकिस्तान में हुआ है? इससे पहले भी यही होता रहा है। अब होगा सिर्फ ये कि जो जजेस रिजाइन करेंगे ये वहां पर लाकर अपने मर्जी के जजेस बिठा देंगे। कोई फर्क किसी को नहीं पड़ने वाला, ना कोई इस बात को रोक पाएगा, ना ही कोई इस बात को सही कर पाएगा। इससे पहले भी यही कुछ होता रहा है, चाहे वो ज़ियाउल हक का ज़माना हो, चाहे वो जनरल परवेज मुशर्रफ का ज़माना हो, चाहे खुला के डिक्टेटरशिप आई हो, चाहे अब ये पीछे रहकर वही डिक्टेटरशिप चल रही है। सामने इन्होंने सिविलियन चेहरे रख दिए जिनको के कहा जा रहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर हैं और ये प्रेसिडेंट हैं, हालांकि उनके पास किसी किस्म की कोई पावर नहीं है। इतने बेबस और इतने कह लीजिए बिल्कुल कठपुतली किस्म के प्राइम मिनिस्टर शायद इमरान खान भी नहीं थे जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर फौरी तौर पे कोई ऐसा कोई चेंज आने वाला है जिससे आपको ये लगे कि यहाँ पर कोई नॉर्मल कंट्रीज जैसा कुछ होगा। यहाँ पर जो चल रहा है मेरे ख्याल है हालात हमें आगे बिगड़ते हुए ही दिखाई दे रहे हैं, संवरते हुए नहीं। और जो आपको लगता है कि लश्कर हुआ या जैश ए मोहम्मद हुआ, बहावलपुर की बात करूं, मुरीद की बात करूं, जब ये मरकज़ तबाह हुए थे तो उसके बाद जो हालत हुई थी, क्या भारत के ऊपर एक और टेरर सीरीज लॉन्च की जा सकती है? दिल्ली का ब्लास्ट हमने बहुत नज़दीक से देखा, बहुत नज़दीक से समझा, उसके ठीक बाद इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ। वो तो खुदा का शुक्र है कि वहाँ पर टीटीपी का नाम सामने आ गया, नहीं तो इनिशियली वो सब भारत पर ही फोड़ा जाने वाला था। देखिए अभी तो जो भी अटैक्स हो रहे हैं उसके लिए जो है टीटीपी और अफगानिस्तान को ही कहा जा रहा है कि उस तरफ से ही हो रहे हैं। और इस्लामाबाद ब्लास्ट जो हुआ था तो हार्डली मेरे घर से 10-15 मिनट की ड्राइव पर है और ये कचहरी में हुआ था। और इस वक्त किस किस्म के अटैक्स लॉन्च किए जाएंगे या ये तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि जाहिर है कि ये एक अर्जुन, मैं अपने वर्ड आपके मुंह में नहीं रखना चाहता, मैं पूछ रहा हूं क्या ये सोच हो सकती है कि इन सब चीजों से दिमाग अगर किसी का खत्म करना है तो भारत में टेरर अटैक्स बढ़ा दिए जाएं? कोवर्ट ऑपरेशन करती रहती हैं एजेंसीज। नहीं, मेरा ख्याल है कि पहले तो ये अपने अटैक्स को संभालने की कोशिश करने में लगे हैं। और जैसा कि हमने देखा कि सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील की जा रही है, जॉर्डन के साथ कहा जा रहा है डिफेंस डील का, बल्कि कहीं मैं आज पढ़ रही थी कि बांग्लादेश के साथ भी शायद किसी किस्म की डिफेंस डील होगी। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि जब हम अपने आप को ही डिफेंड नहीं कर पा रहे तो हम बाकी कंट्रीज के साथ डिफेंस डील क्यों करते चले जा रहे हैं। यहाँ पर हर दूसरे दिन टीटीपी के अटैक जिस बुरी तरीके से हो रहे हैं, जैसे लोगों की जानें जा रही हैं, तो जब हम अपने आप को नहीं बचा पा रहे तो बाकी कंट्रीज के साथ डिफेंस डील करने का मतलब क्या है? ये चीज़ अभी तक मेरे ख्याल है कोई पूछ नहीं पाया है या किसी की समझ में नहीं आ रहा कि हमें तो अपनी मुश्किल पड़ी हुई है। हर दूसरे दिन आप अगर देखें तो कई लोगों की जानें जा रही हैं, चाहे वो फौजी हो चाहे वो सिविलियन हो, इंसान तो हैं वो, बहरहाल उनकी जानें जा रही हैं। और हम जाकर दूसरी कंट्रीज के साथ डिफेंस डील कर रहे हैं कि जी इनको कुछ हुआ तो हम पहुंच जाएंगे। अरे पहले अपने आप को तो बचा लें फिर आगे बात करें। लेकिन यहाँ पर जाहिर है आपको पता है कि ना तो कोई बोलेगा और ना ही कोई इस तरफ सोचेगा कि हमें पहले अपनी हिफाजत करनी है या हम जाकर सऊदी अरेबिया को, सऊदी अरेबिया ने क्या किया हमारे लिए? इस वक्त टीटीपी के बुरी तरीके से अटैक्स चल रहे हैं, ना सऊदी अरेबिया आया है ना ट्रम्प ने दिया क्या है पाकिस्तान को, सिवाय 2-3 स्टेटमेंट्स दे दी, उसके बाद 2-4 ट्वीट्स लगा दी कि हाँ जी कभी कितने जहाज गिर गए और कभी कितने जहाज गिर गए। ट्रम्प ने सिर्फ ये किया, उसके अलावा पाकिस्तान को उन्होंने कोई कुछ भी ऐसा नहीं दिया जिससे हम ये कह सकें कि हमें कोई फायदा हुआ हो। और जबकि हमारे यहाँ पे $बिलियन खर्च हो गए ट्रम्प को खुश करने में, ये बात भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। और ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ आपको, नहीं, आप देख सकते हैं। आप जब बोलती हैं तो मैं ये मानता हूं कि मैं जब बोल रहा हूं तो आप मान सकती हैं मैं केवल सर्टेन कुछ पेपर्स अपने पास लेकर ही नहीं बोल रहा, मैं ऑल ओवर वर्ल्ड के मेन टॉपिक्स को स्टडी कर लेता हूं, तब आप लोगों के सामने आता हूं और तब उनका लब्बो-लुआब में निकलता है। आरजू, इससे पहले मैं शोएब चौधरी का रुख करूं, मुझे आपसे जानना है, मैं समझना चाहता हूं, हमने अभी जो एक अनर्थ किया है फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल, वैसे फरीदाबाद में मैं भी रहता हूं, लेकिन यहां पर जो टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया है इसमें व्हाइट कॉलर टेरर की एक चेन पकड़ी गई है जिसमें 15 डॉक्टर्स अभी तक पकड़े गए हैं। क्या ये एक नया तरीका है और क्या हमला हो सकता है भारत पर ऐसी किसी तरीके से? आपकी अब तक का एनालिसिस क्या कहता है?
देखिए, मैंने कई बार ये पाकिस्तान के लिए भी ये बात की है कि बार बार आप दूसरों के ऊपर जब तक कहते रहेंगे तब तक कुछ सही नहीं होगा। अपने अंदर भी देखना होगा, हमारे अंदर कौन ऐसे लोग हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, या जो अटैक्स पाकिस्तान में चल रहे हैं उसके लिए, चाहे वो टीटीपी हो या कोई भी हो। इसी तरीके से आप बेशक पाकिस्तान को ब्लेम करें, पाकिस्तान के साथ एक जैसा रिश्ता रहा है वो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपको अपने अंदर भी देखना होगा। इस बार जो अटैक हुआ है दिल्ली में, उसमें कोई पाकिस्तानी नहीं था। अब आप अगर ये कहें कि पाकिस्तान ने सिखा दिया, पढ़ा एग्जैक्टली दिया, तो वो कोई बच्चे तो थे नहीं ना, कि वो कोई टीनेजर्स हैं या बहुत छोटी उम्र के लोग हैं जो मदरसों में जाते हैं और उनके जहन को बदल दिया जाता है। ये तो सब डॉक्टर्स थे, पढ़े लिखे लोग थे। फिर क्यों ये ऐसा कर रहे हैं और कहाँ से ये सीख कर आए हैं, या पहले से ही इनके पास इस तरह का कोई उन्होंने माइंडसेट बना के रखा था? जब तक आप अपने अंदर नहीं चेक करेंगे, बाहर वाले को आप सारा ब्लेम नहीं डाल पाएंगे और ना ही इस चीज को कंट्रोल हो सकेगी। एग्जैक्टली आरजू, आई कैन बाय योर पॉइंट। ये आपकी बात है जिस पर मेरे ख्याल से काम भी चल रहा होगा। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी से इसका जवाब लूंगा, लेकिन शोएब चौधरी, क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश में इस वक्त एक कॉमन फैक्टर, शोएब चौधरी मेरे साथ जुड़े हुए होंगे, क्या एक कॉमन फैक्टर आपको दिखाई पड़ता है डोनाल्ड ट्रंप का? क्या सेंट मार्टिन आइलैंड का ना दिया जाना आज शेख हसीना को 2 मामलों में सजाए मौत दिए जाने की वजह है? शायद इस वक्त मेरे साथ नहीं जुड़े हैं शोएब चौधरी, जैसे ही आते मैं बात करूंगा। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, क्या आप आरजू के इस पॉइंट से एग्री करते हैं कि हमें इंट्रोस्पेक्शन की भी जरूरत है कि ये व्हाइट कॉलर टेरर आखिर कैसे तैयार हो गया? हो सकता है पाकिस्तान ने यहां पर पुश किया हो या पाकिस्तान बैक टेरर ऑर्गेनाइजेशन ने यहां पर तीली दिखाई हो, लेकिन जलने वाला बारूद तो यहीं बैठा हुआ था और पढ़ा लिखा था। बिल्कुल सर जरा अनम्यूट कर लें आप, अचानक आवाज गई आपकी। सुनाई दे रहा है? जी हाँ, सुनाई दे रहा। हाँ, मैं कहूंगा चौधरी साहब से जो आप पूछ रहे थे वो बिल्कुल ठीक, कि जब तक अमेरिका सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं लेगा तो उन्होंने साफ बता दिया। मुझे लगता है एक तरीके से यूनुस को भी बता दिया होगा कि वही हालात होंगे जो हमने शेख हसीना का कर रहे हैं। अब आप अगर वो आज उनको सजाए मौत देने की कोशिश की जा रही है तो उनको भी वही मिलेगा जब तक उनको सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं दिया जाएगा, और वो लेकर के रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उनको चीन के ऊपर निगरानी करनी है। यही कारण है कि अमेरिका पाकिस्तान में भी अपने कदम रखना चाहता है, क्योंकि उनको चीन के ऊपर निगरानी रखनी है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है। यही एक अमेरिकन इंटरेस्ट है। और क्रिप्टो करेंसी जो है, जिस प्रकार से पाकिस्तान अमेरिका के साथ क्रिप्टो करेंसी में लगा है, जिसमें ट्रंप के खुद के बच्चे उसमें शामिल है, तो वो बात अलग है। जहां आरजू जी जो कह रही है, इसमें कोई शक नहीं, घर का भेदी लंका ढाए। अगर हमारे बीच में ऐसे लोग हैं, एंटी नेशनल फोर्सेस हैं, चाहे वो किसी भी मजहब के कारण से हो रहे हो, लेकिन हम लोगों को अब सतर्कता बरतनी पड़ेगी और जबरदस्त। और इसमें कोई शक नहीं कि इस मॉड्यूल के ऊपर निगरानी रखी जा रही थी। इस मॉड्यूल का ऑपरेशन सिंदूर से कोई लेना देना। संजय जी, मैं अभी तक आपसे इस बात को इसलिए मैं रख गया क्योंकि हम अभी तक जो टेररिस्ट जो हम मारे जाते थे, जब उनका बैकग्राउंडर देखते थे तो कोई या तो पाकिस्तान के किसी इलाके से है, कोई जम्मू कश्मीर में कहीं से है, और छोटे फैमिली से। यहाँ ये सब पढ़े लिखे डॉक्टर्स थे जो दिन में तो अपनी डॉक्टरी कर रहे हैं या अपनी थीसिस दे रहे हैं या स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन रात में वो प्लान कर रहे होते थे। ये माइंड वॉश पढ़ने लिखने के बाद आखिर कहाँ से आ जाता है? ये वही बात है जो अभी तलहा सईद कह रहा था, जिहाद फी सबीलिल्लाह। देखिएगा, ये जो है व्हाइट कॉलर हम कहते हैं, ये पहले से भी थे, ऐसे नहीं कि नहीं थे। सवाल ये है कि इनको हथियार कौन दे रहा है, इनको कौन ये हथियार। अगर उसके लॉकर में AK-47 निकली है, दूसरे के लॉकर से पिस्टल निकला है, तीसरे के लॉकर से कुछ और ग्रेनेड निकले हैं। लेकिन अमोनियम नाइट्रेट तो NPK के जरिए इन्होंने यहीं से लिया, खरीदा यहीं से। हाँ, तो मतलब कोई ना कहीं से तो इनको सपोर्ट आ रहा है, चाहे वो पाकिस्तान से आ रहा है, ड्रोन के द्वारा आ रहा है, या लैंड इन्फिल्ट्रेशन से हो रहा है। मदद तो हो रही है। जैश ए मोहम्मद के जिस प्रकार से शाहीन है, वो मसूद अजहर की जो बहन है, उनके साथ मोमिनात जो ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की है औरतों के लिए, उसके साथ उसकी तार जुड़ी हुई है। ये जो बाकी डॉक्टर्स हैं, इनमें से भी एक की तार बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है। जो मौलवी है
जो श्रीनगर में एक पैरामेडिक था, उन्होंने डॉक्टरों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश की, इंडोक्ट्रिनेट करने की कोशिश की, और जिस प्रकार से इन्होंने पूरा एक तरीके से हो रहा था, किस प्रकार से उमर जो लगातार, अब कौन जानता था। आप फरीदाबाद में रहते हैं, आप जानते हैं अल फजल यूनिवर्सिटी, आपने मैं वाकई मैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, मैंने माफी के साथ मैंने पहली बार अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सुना कि अल फलाह यूनिवर्सिटी भी एग्जिस्ट करती है और यहां पर लोग पढ़ने के लिए आ रहे हैं और बाकायदा ये चीज यहां पर चल रही है। सर एक मिनट रुकिए, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया यहां पर। आरजू, डॉक्टर शाहीन शाहिद इसमें एक लेडी डॉक्टर हैं जिनसे जुड़ी हुई जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो ये कि वो जैश के इशारे पर जैश की लेडी विंग के तौर पर काम कर रही थी, और ये खबरें अभी 1-1.5 महीने पहले आई थी कि जैश ए मोहम्मद में जो उसकी बेटी है वो कोशिश कर रही है एक लेडी विंग की, और यहां पर डॉक्टर शाहीन शाहिद के पकड़े जाने के बाद ये पता चला कि ऐसा कुछ वाकई एग्जिस्ट करता है। वो डॉक्टर है, वो दिन में काम करती है। क्या इस तरह के टेरर ऑर्गेनाइजेशन अपने मन से इतना बड़ा प्लॉट तैयार कर सकते हैं? क्या आपको लगता है जैश की सोच इतनी ज्यादा होगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि अपने तौर पे कोई इतना बड़ा प्लॉट तैयार कर सकता है, लेकिन ये एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगी कि हमारे यहाँ चाहे वो गवर्नमेंट हो दोनों कंट्रीज़ की, चाहे मीडिया हो, हम लोग एक 2 वीक्स के लिए समझ लें, 10 दिन के लिए हम कोई बात को डिस्कस तो करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है आगे हमें कुछ पता नहीं लगता। फिर कोई दूसरी खबर आ जाती है, हम उस पर लग जाते हैं। अभी एक ज्योति मल्होत्रा नाम की एक अपने यूट्यूबर थी, सही, जिनको कहा गया कि जी ये पाकिस्तान आई और गई, और उसके बाद क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं। अब उनके नहीं, साथ फिलहाल क्या है, अभी उन्होंने, मैं बता देता हूं, अभी उन्होंने परसों ही चंडीगढ़ में हाई कोर्ट में अपनी जमानत के लिए अर्जी लगाई है, क्योंकि लोअर कोर्ट ने खारिज कर दी थी, काफी वक्त हो गया था। अभी उसका पता नहीं चला है कि क्या हुआ। नहीं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही थी कि हमारे यहाँ इस तरह से ही पाकिस्तान में भी होता है। किसी भी हादसे के बाद, किसी भी अटैक के बाद, तो कुछ दिन बात होती है, उसके बाद सब अपने अपने काम में लग जाते हैं, मीडिया समेत, और उसके बाद हम किसी अगले अटैक का, अगले हादसे का इंतजार करते हैं। हम उस पहले वाली चीज से ना कुछ सीखते हैं, ना समझते हैं, ना रोकने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट भी अपने चीजों में लग जाती है, मीडिया भी, और बाकी सब लोग भी। तो मुझे लगता है इस वजह से भी शायद हम इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कि जब तक आप किसी एक केस को लेकर उसको खत्म नहीं करेंगे, एंड तक समझेंगे नहीं कि क्या चीज है, तब तक शायद हम इसमें से नहीं निकल पाएंगे। बार बार इस तरह के लोग निकल आते हैं। पहले तो आप कह देते थे पाकिस्तान से आ गए, पाकिस्तान ने कर लिया, अब तो आपके अंदर से इतने लोग निकल रहे हो। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि किले का दरवाजा अंदर से खुला है। इस बार आपको अपने अंदर भी देखना होगा, तब जाकर ये इशू जो है ना वो कहीं रोक पाएंगे। वाकई मेजर जनरल सर, यहाँ आरजू का ये कहना कि किले का दरवाजा अंदर से खुला है, इस बार ये 15 डॉक्टर्स का पकड़ा जाना, 15 से ज्यादा डॉक्टर्स का इस वक्त फरार रहना, ये कई चीजें जो हमें सतही तौर पर पता चल रही हैं। और दूसरा वो गजनी फिल्म जैसी सोच कि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, एक कोई बड़ी खबर आ जाएगी और शायद इससे हम हट जाएंगे और हम किसी और पर डिस्कस कर रहे होंगे। क्या यही वजह है सर इस वक्त हालात की? और क्या आपको लगता है ये चीजें धीरे धीरे कर वो आग पाइलअप कर रही हैं जो शायद एक बार फिर बॉर्डर को सुलगाएगी? देखिएगा, बॉर्डर के ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर ये छोटी चीजें बहुत भयानक बन सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने को अपने ही गिरबान में झांक करके देखना पड़ेगा कि अपने यहाँ पर भी ऐसे लोग हैं, डॉक्टर जैसे। अब ये कहना कि सिर्फ गरीब और अनपढ़ आदमी ही इस तरह के करता है, ऐसा नहीं है। ओसामा बिन लादेन भी पढ़ा लिखा था, उसका जो नंबर 2 था जावेरी, वो भी डॉक्टर ही था। तो ये जो डॉक्टर, ये कहना कि सब डॉक्टर है, इसलिए ये जो मानसिकता है वो इससे कोई लेना देना नहीं है। यही डॉक्टर है जिन्होंने अपने ही पैसे लगाए हैं, इनको बाहर से भी पैसे आए, इन्होंने अपने ही पैसे भी लगाए हैं, लाखों पे लगाए हैं, सिर्फ इस तरह का एक अंजाम देने के लिए। ये कौन मोटिवेट कर रहा है इनको और कौन इनको जिहादी माइंडसेट में डाल रहा है, उसके ऊपर निगरानी रखनी है। हमने अपने मौलवियों के ऊपर निगरानी रखनी है, मदरसों के ऊपर निगरानी रखनी है, मस्जिदों के ऊपर निगरानी रखनी है। आसपास हमने हर एक को देखना है कि कौन ऐसे लोग हैं जो इनकी मानसिकता खराब करें।
कौन ऐसे लोग हैं जो मजहब को बदनाम कर रहे हैं। जब तक हम अपने गिरबान में नहीं झांकेंगे, जब तक हम अपना भी घर, बहुत जरूरी है, इंटरनल सिक्योरिटी भी उतनी ही जरूरी है। एक्सटर्नल तो हम हैंडल कर ही सकते हैं, लेकिन इंटरनल में भी क्यों, मजहब के तौर पर जिस प्रकार से 1947 में जो देश बने उसको लेकर के जिस प्रकार से बार बार आसिफ मुनीर साहब बार बार बात उठाते रहते हैं, ये क्या दर्शाता है? यही दर्शाता है कि वो इस बात को लेकर के दोनों देशों के बीच में एक दरार पैदा कर रहे हैं और उस दरार का वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे देश में भी और खासकर कश्मीर के अंदर दिखना पड़ेगा। अब ये जो जिस प्रकार से हुआ, ये कहना कि लाल किला का जो हादसा हुआ है, ये बहुत, मतलब मैं कहूंगा कि वी हैव अवर्टेड अ मेजर ट्रेजेडी। इसके ऊपर निगरानी रखी जा रही थी, इन डॉक्टर्स के ऊपर, सबके ऊपर निगरानी रखी जा रही थी। अब ये है, जब इन्वेस्टिगेशन हो रहे होते हैं, कहीं ना कहीं बीच में से निकल गया। मैं तो सर ये सोच के परेशान हूं कि वो करीब 3000 किलो एनपीके अमोनियम नाइट्रेट जो कि खाद के तौर पर इस्तेमाल होता है, उसको इस तरह से भी इस्तेमाल करने की सोची जा सकती है। और कहीं जितनी अमाउंट यूज हुआ है इस अटैक में, अगर सारा यूज हो गया होता तो दिल्ली एक सीरियल ब्लास्ट का हिस्सा बना होता। आरजू, मैं आपसे ही फाइनल कमेंट यहां पर लेना चाहूंगा। आर्मी ऑफ गॉड ऐसा कहा आसिम मुनीर ने जॉर्डन में, अगर मैं गलत नहीं, आप भी शुरुआत में जिक्र कर रही थी, और आसिम मुनीर ने ही शायद ऑप सिंदूर के दौरान कहा था कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा वो लड़ने वाले लोग हैं, लड़ाके हैं, और हम उन्हें पूरी मदद करेंगे। ये आर्मी ऑफ गॉड फिर से उसी जिहाद वर्ड और उसी टर्मिनोलॉजी की तरफ ले जा रही है। क्या पाकिस्तान आर्मी ने अपने को दायरे में कैद कर लिया है कि वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स पर ही जिंदा रहेगी? देखिए, लगता तो ऐसा ही है, इसलिए कि अफगानिस्तान के नाम पर लोगों में, मैंने जैसा कहा, कि वो जज्बा नहीं आता जो भारत के नाम पर आता है। अगर किसी चीज़ के लिए हम नेगेटिव लोगों को चाहते हैं कि नेगेटिव थॉट की तरफ जाएं, तो वो शायद भारत के नाम पर आ जाता है, लेकिन अफगानिस्तान के लिए नहीं आता। इनको वैसे तो मैं बिल्कुल इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि ये आर्मी ऑफ गॉड और इस किस्म की बातें ये बैठकर करें, इसलिए कि कोई खुदा ये नहीं कहता कि आप लोगों की जानें लें या जाकर उनसे लड़ना शुरू कर दें। हर रिलीजन में मेरे ख्याल है अमन की बात की जाती है, लेकिन अगर आप उसको मिस यूज़ करें तो उसके बाद तो आप उसमें से 10,000 ऐसी बातें निकाल लेंगे जो कि ऐसी होंगी जिसमें ये कहा जाएगा कि दूसरे की जान ले लो या उसको तकलीफ दो, जो कि मेरा ख्याल है गलत है। और ये इनको ये जिहाद फी सबिलिल्लाह का क्या मतलब है, मुझे तो ये भी आज तक समझ नहीं आई। मेरे पास वो बाइट भी है, और इनफैक्ट वो जो कह रहे थे बाइट, उसमें यही समझ में आया, तो मैंने इस चीज को कोट करना ठीक समझा कि शायद पाकिस्तान में लोगों को रिलीजियन के अराउंड और एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स पर जल्दी उकसाया जा सकता है, और शायद इससे लोग 30 रुपया 20 रुपए किलो टमाटर जो हम यहां इस वक्त दिल्ली में ले रहे हैं, वो शायद वहां पर अगर 300 रुपए किलो होगा तो लोग उससे अपना ध्यान हटा लेते हैं और वो इन्हीं चीजों में उलझ कर रह जाते हैं। आरजू, आपने वाकई कई मामलों में कान खोले। किला अंदर से खुला है, मैं आपकी बात मानता हूं। किसने खोला है